सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट। इसके पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ ABFO एग्जाम 2023 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक उसमें कवर किया गया था। और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने के कारण इसको सेकेंड पार्ट में बनाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि कट ऑफ कितना तक जा रहा है, जनरल OBC ST और SC के लिए कितना कट ऑफ जा रहा है, कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन हैं। तो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं और पिछले वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं सभी को आप एक बार मिला लीजिएगा और अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका कितना नंबर उसमें आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग कटअप के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आपके लिए एक और तो अगर आप लोग मध्य प्रदेश के अंतर्गत ABFO एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे हैं तो उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका लगभग 747 पदों पर ABFO के लिए पोस्ट निकला हुआ था। तो उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप लॉगिन पे जाके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन ID है वहाँ से जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके एग्ज़ाम की बात करें तो जो आपका ABFO एग्ज़ाम है, ABFO एग्ज़ाम 30 जून को रखा गया है। MP ABFO एग्ज़ाम 30 जून को रखा गया है। समय की बात करें तो समय आपका 3 बजे से लेके 5 बजे शाम तक उसमें 2 घंटे का पेपर दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके उसमें 100 रहेंगे, जिसमें से 75% आपका वेटनरी से रहेगा और जो 25% है वो आपका MP GK से रहेगा, MP जनरल नॉलेज से रहेगा। साथ ही साथ आपके उसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या डाउनलोड करने में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व किया था। अभी हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं, जिसमें से आपको चारों ऑप्शन का यहाँ पे डिटेल्स बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से देखिए तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपका यहाँ 300 से लेकर 350 तक नए क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो आने वाला आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी आपका तैयारी यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। तो इसीलिए सभी को आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ड्राई फॉडर फॉर द डेयरी एनिमल इन छत्तीसगढ़। यहाँ पे मेनली छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वहाँ पे पूछा गया है कि ड्राई फॉडर के रूप में ज़्यादातर क्या खिलाया जाता है। तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा धान होता है, तो इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पे पैडी स्ट्रो ड्राई मैटर के रूप में ज़्यादा खिलाया जाता है। और अगर हम लोग को पैडी स्ट्रो का न्यूट्रिटिव वैल्यू बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यूरिया ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। इसके लिए आपका जैसे 100 kg आप स्ट्रॉ ले रहे हैं तो उसमें आपका 4 kg यूरिया और 40 लीटर्स 40 लीटर पानी हो जाएगा। तो इसके द्वारा यूरिया ट्रीटमेंट किया जाता है। वीट स्ट्रॉ भी खिलाया जाता है, जो आपका गेहूं का भूसा होता है उसको भी खिलाया जाता है। इसके अलावा हे की बात करें तो ये चारे को सुखा करके बनाया जाता है तो उसको हे कहते हैं, जिसमें आपका मॉइस्चर जो होता है वो 10 से 15% तक होता है। और ड्राई मैटर DM की बात करें तो ड्राई मैटर आपका 85 to 90% होता है। इसके अलावा आपका मेज स्टोवर भी खिलाया जाता है, जिसमें आपका क्रूड प्रोटीन 9 से लेकर 10% तक क्रूड प्रोटीन मेज स्टोवर में पाया जाता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो पैडी स्ट्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फीडिंग स्टार्ट 2 वीक बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ काविंग। यहाँ पे पूछ रहा है कि डेट ऑफ काविंग के 2 सप्ताह पहले उसको फीडिंग दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्टीमिंग अप बोला जाता है। उसको स्टीमिंग अप बोला जाता है। स्टीमिंग अप क्या होता है, काविंग के लास्ट ट्राइमेस्टर में कुछ सप्ताह पहले क्या करते हैं, काऊ को एक्स्ट्रा कंसनट्रेट फीड दिया जाता है। कितना दिया जाता है, लगभग 1.5 kg पर डे के हिसाब से उसको एक्स्ट्रा कंसनट्रेट फीड दिया जाता है, ताकि उसका जो ग्रोथ है और फीटस का ग्रोथ है, साथ ही साथ जो काऊ का बॉडी हो अच्छे से मेंटेनेंस हो, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर के बाद उसको काविंग होना रहता है। तो इसीलिए उसको एक्स्ट्रा कंसनट्रेट फीड देते हैं, जिसको कि स्टीमिंग अप बोला जाता है। एक होता है आपका फ्लशिंग क्या होता है, फ्लशिंग जनरली क्या करते हैं, जो सीप गोट होते हैं, सीप गोट में जनरली फ्लशिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है, फ्लशिंग मतलब जैसे ही उनमें ब्रीडिंग या फिर आपका जो ईस्टर्स होता है, ईस्टर्स आने वाला होता है तो उसके 2 से 4 सप्ताह पहले उनको एक्स्ट्रा कंसनट्रेट फीड लगभग आपका 250 से 300 ग्राम पर डे के हिसाब से दिया जाता है, ताकि उनका जो जेनाइटल ऑर्गन है अच्छे से डेवलप हो पाए। तो उसको फ्लशिंग बोला जाता है। तो फ्लशिंग जनरली आपका सीप गोट में किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टीमिंग अप राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, हु इज़ द फादर ऑफ एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर कौन है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जेपी लिगेंस। जेपी लिगेंस जो है वो फादर ऑफ एक्सटेंशन है। बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता क्या है? एक बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा क्या किया गया था? पंचायती राज्य। पंचायती राज उसी को बोलते हैं आपका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा पंचायती राज्य की शुरुआत के लिए जो लोकल गवर्नमेंट है उनसे रिकमेंड किया गया था कि पंचायती राज्य शुरू किया जाए। उसके बाद है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन आपको पता है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जी हैं। तो इसीलिए फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जेपी लिगेंस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं, हो सकता है उसमें से एक या दो ही आपका अलग हो सकता है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग सही हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन बैंडेजिंग विथ स्प्लिंट ऑफ फ्रैक्चर बोन शुड बी इंक्लूड। टूटी हुई हड्डी का जब अस्थायी पट्टी लगाते हैं तो उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, किसको किसको वहाँ पे क्या बोलते हैं कि सम्मिलित करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो ऊपर वाला जॉइंट्स होता है जिसको अपर जॉइंट्स बोलते हैं, उसके बाद लोअर जॉइंट्स होता है, उसके बाद फुल लेंथ, मतलब कि बोन का फुल लेंथ। जैसे आपका एक बोन है, बोन यहाँ से फ्रैक्चर हो गया है, ये आपका कोई यहाँ पे बोन्स दिया हुआ है, तो यहाँ से जैसे फ्रैक्चर हो गया है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर भी एक जॉइंट्स होता है और इसके नीचे भी एक जॉइंट्स होता है। तो इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सम्मिलित करेंगे। उसके बाद ये जो बोन का लेंथ है टूटने के बाद इधर खिसक जाता है, तो उसको भी हम लोग प्रॉपर वे पे एक जगह पे लाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, ऊपर जॉइंट्स को भी बराबर करते हैं, नीचे जॉइंट्स को भी, और बोन के फुल लेंथ को भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर वायरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि जब वायरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए मॉर्बिड मटेरियल होते हैं उसको किस में कलेक्ट करते हैं? तो 50% फॉस्फेट बफर ग्लिसराइन में भी किया जाता है, फॉस्फेट बफर सेलाइन में भी किया जाता है, और हैंक्स बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन में भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। याद रखिएगा, वायरोलॉजिकल के लिए इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेफ्ट एब्डोमिनल इनलार्जमेंट ऑन कैटल इंडिकेटिव ऑफ विच फॉलोइंग डिसीज। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर गाय का बाईं तरफ का पेट फूल गया है तो वो क्या संकेत, किसकी ओर संकेत करेगा? तो सिंपल सी बात है, आपका जो र्यूमेन होता है, र्यूमेन में गैस एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि गैस भर जाता है, जिसको कि हम लोग ब्लोट या फिर टिम्पेनी बोलते हैं, ब्लोट या फिर टिम्पेनी बोलते हैं। और आपका जो र्यूमेन का लोकेशन किधर होता है? लेफ्ट साइड। तो जाहिर सी बात है, लेफ्ट साइड का अगर र्यूमेन फूला हुआ है, गैस एक्यूमुलेशन हुआ है, तो क्या होगा? ब्लोट होगा, ब्लोट हो जाएगा, ब्लोट या टिम्पेनी, जिसको हिंदी में आपका अफरा भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्टिस। तो इंटरेस्टिस क्या होता है? जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको इंटराइटिस बोला जाता है। डर्मेटाइटिस क्या होता है? इपीडर्मिस, आपका स्किन का जो इपीडर्मिस होता है और डर्मिस, अगर इपीडर्मिस या फिर डर्मिस लेयर में आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम लोग डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्लोट हो जाएगा। ब्लोट या उसको टिम्पेनी भी बोला जाता है, यानी कि आफरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57, इंडिजिनस कैटल कैन बी डिस्मिटेड एक्जोटिक कैटल बाई प्रेजेंस। यहाँ पे क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो देसी गाय है, आपका जो देसी नस्ल है और विदेशी नस्ल है, दोनों में किस आधार पे आप अंतर कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, जो देसी होते हैं उनका हम्प क्या होता है? बड़ा रहता है, और जो एक्जोटिक कैटल होते हैं उनमें अपसेंट या फिर कम डेवलप होता है। तो उसको हम्प के आधार पर, हम्प यानी कि कुबड़ के आधार पर उसको हम लोग एक्जोटिक और देसी में डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हम्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन मेथड कॉमनली यूज फॉर पिग। यहाँ पे मेनली यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पिग के लिए आइडेंटिफिकेशन मेथड बोला गया है, जिसमें से टैटूइंग, ईयर नोचिंग, ब्रांडिंग और ईयर टैगिंग दिया हुआ है। तो जनरली क्या करते हैं कि पिग में जनरली हम लोग ईयर नोचिंग करते हैं। ईयर नोचिंग क्या आता है, जैसे कि ये आपका पिग का कान हो गया, तो यहाँ पर से यहाँ पे 1 से 2 इंच कान को काटा जाता है, जिसको कि ईयर नोचिंग बोला जाता है, जनरली पिग में किया जाता है। अगर हम टैटूइंग की बात करें तो टैटूइंग जनरली जो सीप होते हैं, गोट होते हैं, और आपका न्यू बर्न जो काफ हो गए, वो सब में टैटूइंग किया जाता है। टैटूइंग के लिए साइट अगर पूछता है कि कौन सा साइट में, तो टैटूइंग किया जाता है इनसाइड द ईयर।
कान का जो आंतरिक भाग होता है वहाँ पे टैटूइंग किया जाता है। ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग किसके लिए करते हैं? ब्रांडिंग जनरली कैटल, बफेलो, आपका कैमल हो गया, इसके अलावा जो आपका हॉर्स हो गया, इन सब में ब्रांडिंग किया जाता है। और ब्रांडिंग के लिए अगर पूछता है कि बेस्ट साइट कहाँ होता है, ब्रांडिंग के लिए बेस्ट साइट कहाँ होता है, तो थाई रीजन में, जनरली ब्रांडिंग थाई रीजन में, जांघ वाले रीजन में किया जाता है। बाकी आपका ईयर टैगिंग हो गया, तो ईयर टैगिंग आपका सभी एनिमल्स में, ऑल एनिमल्स में ईयर टैगिंग किया जाता है। इसमें एक ईयर टैग होता है और एक एप्लीकेटर होता है। तो ईयर टैग को एप्लीकेटर में लगाने के बाद जो एनिमल का कान होता है यहाँ पे ऐसे करके इसको ईयर टैग के द्वारा अप्लाई कर दिया जाता है कान में। तो यहाँ पे जो आपका टैटूइंग है और ब्रांडिंग है ये दोनों परमानेंट मेथड है। और आपका जो ईयर जैसे टैटूइंग हो गया, ईयर नोचिंग हो गया और ब्रांडिंग, ये परमानेंट मेथड के अंतर्गत आते हैं। और ईयर टैगिंग हो गया वो टेम्परेरी मेथड है, आइडेंटिफिकेशन के लिए टेम्परेरी मेथड है। तो यहाँ पे पिक्स के बारे में पूछा है, तो पिक्स का क्या हो जाएगा आपका? ईयर नोचिंग। इसका राइट आंसर ईयर नोचिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एप्रोप्रिएट साइट फॉर सीमन डिपोजिशन ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन द काउ। जब किसी गाय में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है तो सीमन को कहाँ पे डिपोजिट किया जाता है? तो सीमन को जनरली मिड सर्विक्स में डिपोजिट किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन यूट्रस भी दिया हुआ है, लेकिन अगर यूट्रस के जगह पे आपका यूटेरो सर्विक्स जंक्शन दिया रहता तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट इन केस ऑफ यहाँ पे मिड सर्विक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे मिड सर्विक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओवेरी में तो किया नहीं जाता है, वेजाइना में किया नहीं जाता है। इन दोनों की बात करें तो मिड सर्विक्स में किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना कौन से पार्ट्स में पाई जाती है? तो इसको हम लोग पढ़े थे रेटिकुलम। जो आपका जैसे रूमिनेंट्स हो गए, रूमिनेंट्स में स्टमक सभी को पता है 4 भाग में डिवाइड रहता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो जो रेटिकुलम वाला भाग होता है वहाँ पे आपको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। बाकी और भी ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसको भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ओमेजम हो गया, तो ओमेजम में आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें लैमिनी पाए जाते हैं, लैमिनी। एबोमेजम में आपका बुक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे एबोमेजम का पीएच भी लिख लीजिएगा, एबोमेजम का पीएच 2 से 4 होता है, एबोमेजम का पीएच 2 से 4 होता है। बाकी रेटिकुलम बताया। रूमेन क्या होता है? रूमेन जो टोटल स्टमक का 80% भाग होता है, सबसे बड़ा भाग रूमेन होता है। और अगर पूछता है सबसे छोटा भाग, तो सबसे छोटा भाग आपका रेटिकुलम होता है। और रूमेन के हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें आपका पिलर्स और पैपली पाए जाते हैं। और रूमेन में आपको टर्किश टॉवेल लाइक स्ट्रक्चर भी मिलेंगे। रूमेन का अगर पीएच पूछता है तो रूमेन का पीएच कितना होता है? रूमेन का पीएच अप्रोक्सीमेटली 6.5 टू 6.8 तक होता है रूमेन का पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि मेलाकाइट ग्रीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो मेलाकाइट ग्रीन टेस्ट आपका मीट में प्रॉपर ब्लीडिंग को एफिशिएंसी के लिए किया जाता है। यहाँ पे ब्लीडिंग की दक्षता की जांच के लिए मेलाकाइट ग्रीन टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टू नो द एफिशिएंसी ऑफ ब्लीडिंग इन एनिमल में प्रॉपर ब्लीडिंग हुई है या नहीं, तो उसकी जांच के लिए मेलाकाइट ग्रीन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन वैक्सीन इन गोट में कौन सा वैक्सीन ज़्यादा मेन वैक्सीन कौन से हैं? तो जो पीपीआर होता है, पेस्टिडिसपेटाइड्स इन रूमिनेंट्स और एंटेरोटॉक्सीमिया, दोनों का वैक्सीन मोस्टली गोट्स में दिया जाता है। बाकी एफएमडी का भी दिया जाता है, एचएसबीक्यू का भी दिया जाता है। और रेबीज़ की बात करें तो रेबीज़ का वैक्सीन डॉग में दिया जाता है। डॉग और जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनमें रेबीज़ का वैक्सीन दिया जाता है। तो यहाँ पे मोस्टली गोट के लिए पूछा गया है, तो पीपीआर और एंटेरोटॉक्सीमिया, पेस्टिडिसपेटाइड्स जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट होता है नाइट ब्लाइंडनेस ओकर्स इन ड्यू टू डिफिशियंसी। जो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कि रतौंधी बोला जाता है, किसकी कमी से होता है? तो इसको हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। अगर हम लोग हवा की वह मात्रा जो एक सामान्य ज्वारीय मात्रा के बाद जबरन अंदर ले जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है IRV, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
तो उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनामनेसिस। एनामनेसिस क्या होता है? तो जो हिस्ट्री टेकिंग का प्रोसेस होता है, हिस्ट्री टेकिंग के प्रोसेस को हम लोग एनामनेसिस बोलते हैं। बाकी थर्मामीटर तो बोला नहीं जाता, ऑपरेशन इन एनिमल भी नहीं बोलते हैं। बाकी जो थर्मामीटर होता है उससे टेम्परेचर नोट किया जाता है। तो एनामनेसिस हिस्ट्री टेकिंग के प्रोसेस को लिया जाता है, जिसमें हिस्ट्री टेकिंग दो प्रकार से होते हैं, एक तो आपका प्रेजेंट हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री, इसके अंतर्गत दोनों आते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो गया है, फ्यूमिगेशन बिफोर द हैचिंग ऑफ एग इज कॉमनली डन विथ। फ्यूमिगेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्यूमिगेशन के लिए जनरली पोटेशियम परमैंगनेट और फार्मेलिन का पोटेशियम परमैंगनेट और फार्मेलिन का उपयोग किया जाता है फ्यूमिगेशन के लिए। इसमें भी उसका कंसंट्रेशन होता है, जैसे कि 1x 2x 3x कंसंट्रेशन के साथ किया जाता है। इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है और जो फार्मेलिन होता है, अगर हम लोग उसके रेशियो की बात करें तो एक भाग आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है और दो भाग उसमें फार्मेलिन होता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट और फार्मेलिन का रेशियो कितना होता है? तो 1:2 होता है। अगर हम लोग 1x कंसंट्रेशन की बात करें तो उसके लिए जनरली पोटेशियम परमैंगनेट कितना लिया जाता है? उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट 20 ग्राम लिया जाता है, 20 ग्राम लिया जाता है। और फार्मेलिन की बात करें तो फार्मेलिन आपका 40 ग्राम लिया जाता है, 40 ml लिया जाता है, 40 ml लिया जाता है। तो इसको 1x कंसंट्रेशन बोलते हैं। अगर हम लोग 3x कंसंट्रेशन की बात करें तो इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट आपका 60 ग्राम लिया जाता है। और फार्मेलिन की बात करें तो फार्मेलिन आपका 120 ml 120 ml लिया जाता है। तो इसको 3 गुना कंसंट्रेशन यानी कि 3x कंसंट्रेशन बोला जाता है, और इसका उपयोग फ्यूमिगेशन के लिए किया जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट एंड फार्मेलिन। कभी कभी इसका कंसंट्रेशन वाला भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्पेशलाइज्ड फार्मिंग द इनकम फ्रॉम मेजर इंटरप्राइजेस शुड ऑफ टोटल फार्म इनकम। तो यहाँ पे आपका जो फार्मिंग सिस्टम है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में किसी मेजर इंटरप्राइजेस से 50% से अधिक इनकम प्राप्त होता है, तो उसको स्पेशलाइज्ड फार्मिंग विशेष खेती बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 50%, मोर देन 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द फोर्थ वेंट्रिकल कम्युनिकेट विथ द सब एरेक्नोइड स्पेस बाई। जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो सब एरेक्नोइड स्पेस के द्वारा किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो यहाँ पे आपका फोरामेन ऑफ लस्का और फोरामेन ऑफ मैग्नेंडी, तो दोनों के द्वारा जुड़ा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ A and B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका, विच स्नेक वेनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोटॉक्सिसिटी। हाँ, न्यूरोटॉक्सिसिटी के लिए आपका कोबरा जो होता है उसमें न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। कोबरा हो गया आपका, और जो जैसे करैत हो गया, ये सब में न्यूरोटॉक्सिन्स पाया जाता है। जो वाइपर होता है, वाइपर में हीमोटॉक्सिन्स पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोबरा में न्यूरोटॉक्सिसिटी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, विच इज द लिमिटिंग अमीनो एसिड इन पोल्ट्री डाइट। पोल्ट्री डाइट में लिमिटिंग अमीनो एसिड कौन सा होता है? तो मिथियोनिन। पोल्ट्री की डाइट में मिथियोनिन जो होता है वो लिमिटिंग अमीनो एसिड होता है। और अगर यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो पोल्ट्री में जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन और सेरिन, ये एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। और मिथियोनिन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है शीप के केस में मिथियोनिन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, और पोल्ट्री के केस में ग्लाइसिन होता है। लेकिन जो लिमिटिंग अमीनो एसिड की बात कर रहा है यहाँ पे, तो उसका राइट आंसर मिथियोनिन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज डिवाइड बाई, कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो होता है वो एडगर डेले के द्वारा डिवाइड किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एडगर डेले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लड इल्ड ड्यूरिंग ब्लीडिंग गोट आफ्टर स्लॉटर के बाद जो गोट होता है उससे कितना ब्लीडिंग होता है? तो उससे होता है आपका 1 से 1.5 kg वहाँ पे आपका ब्लड निकलता है। इन केस ऑफ शीप गोट की बात करें कितने मिनट में, तो इसको बोलते हैं 5 मिनट्स में आपका 1 से 1.5 kg निकलता है। नेक्स्ट है आपका जैसे 2 से 3 kg। तो इन केस ऑफ पिग की बात करें तो 5 मिनट में आपका 2 से 3 kg ब्लड निकलता है इन केस ऑफ पिग। बाकी अगर हम लोग कैटल बफेलो
कैटल और बफेलो की बात करें तो कैटल बफेलो में 10 से 12 केजी 6 मिनट में, इन 6 मिनट, 6 से 12 केजी आपका ब्लड निकलता है इन केस ऑफ कैटल बफेलो। तो यहाँ पे आपका गोट का पूछा गया है, तो सीप गोट दोनों में आपका 1 से 1.5 केजी 5 मिनट में ब्लड निकलता है इन 5 मिनट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 to 1.5 केजी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू 20 लाइव स्टॉक सेंसस, जो 20वीं पशुधन जनगणना हुई थी 2019 में 20वीं पशुधन जनगणना हुई थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में एनिमल्स का पॉपुलेशन कितना है। तो छत्तीसगढ़ में एनिमल का पॉपुलेशन लगभग आपका 1.59 करोड़, यानी कि 1 करोड़ और 59 लाख छत्तीसगढ़ में टोटल एनिमल पॉपुलेशन है। अगर कैटल का पूछता है, ओनली यहाँ पे अगर कैटल का गौवंश का पूछता तो उसका आपका 99.84 लाख, 99.84 हज़ार लगभग आपके 1 करोड़ के बराबर है अगर गौवंश का पूछता तो यहाँ पे पूछा गया है कि टोटल एनिमल पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली लगभग पशु संख्या पूछा गया है, न कि कैटल का। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.59 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग। यहाँ पे मिल्किंग मेथड से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो फुल हैंड मेथड होता है, या इसको फिस्टिंग भी बोला जाता है, फिस्टिंग, फुल हैंड मेथड या फिर फिस्टिंग जो होता है वो मिल्किंग के लिए बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि इससे जो आपका पांचों उंगली और आपका जो पाम होता है हथेली, उसकी सहायता से मिल्किंग किया जाता है, जिससे टीथ इंजरी का खतरा नहीं रहता, इसीलिए इसको बेस्ट मेथड बोला जाता है। बाकी स्ट्रिपिंग की बात करें तो स्ट्रिपिंग जनरली सीप और गोट के केस में किया जाता है, जो स्मॉल टीथ वाले एनिमल होते हैं, जिनका जो अयन होता है टीथ होता है वो स्मॉल होता है, तो उसके लिए स्ट्रिपिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। और नकलिंग मेथड की बात करें तो नकलिंग मेथड में क्या करते हैं, नकलिंग मेथड में जो आपका थंब होता है, थंब को बैंड करके मिल्किंग किया जाता है, जिससे क्या होता है आपका टीथ इंजरी का खतरा ज़्यादा रहता है। और ये मिल्किंग के लिए इसको रॉन्ग मेथड भी मानते हैं, मिल्किंग के लिए ये रॉन्ग मेथड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिल्किंग के लिए बेस्ट मेथड फुल हैंड मेथड या फिर फिस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, कैविटी कंटेनिंग पस इज नॉन एस। ऐसी गुहा जिसमें कि आपका पस या मवाद भरा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एप्सिस बोला जाता है। सिस्ट की बात करें तो सिस्ट क्या होता है, ये सिस्ट जो होता है नॉन इन्फ्लामेटरी होता है और पेनलेस होता है, यानी कि इसमें छूने से इसको दर्द नहीं होगा। और इसका हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, तो डायग्नोसिस करने पर चीरा लगाएंगे तो उसमें क्या होता है आपका स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड आता है। अगर स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड आता है तो समझ जाएंगे वो सिस्ट है। हीमेटोमा जो होता है आपका मोस्टली जो कान होता है, ईयर होता है, मोस्टली कान में पाया जाता है, और यह जो हीमेटोमा होता है वो पल्पी होता है। और इसको हम लोग डायग्नोसिस करेंगे तो उसमें क्लोटेड ब्लड आएगा या फिर सीरम आएगा जब उसमें चीरा लगाएंगे तो उसको हीमेटोमा बोला जाता है। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर या फिर इसको आपका नियोप्लाज्म भी बोला जाता है। यह एक ग्रीक वर्ड है नियोप्लाज्म, जिसका अर्थ न्यू ग्रोथ होता है, न्यू ग्रोथ या फिर न्यू फॉर्मेशन होता है। तो टिश्यू में किसी प्रकार का अनकंट्रोल ग्रोथ या फिर न्यू ग्रोथ हो जाता है तो उसको ट्यूमर या फिर आपका नियोप्लाज्म बोला जाता है। ये भी जो ट्यूमर होता है दो प्रकार का होता है, एक आपका बेनाइन ट्यूमर होता है, बेनाइन जो लोकलाइज्ड होता है जिसको क्योर करने से ये ठीक हो जाता है, और एक आपका मैलिग्नेंट होता है, जिसको कि कैंसर भी बोला जाता है। और ये जो मैलिग्नेंट या कैंसर होता है ये घातक होता है। तो ट्यूमर में दो प्रकार होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट जिसमें से घातक होता है। तो यहाँ पे पस पूछा गया है, कैविटी फिल्ड विथ पस, तो यहाँ पे आपका एप्सिस होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी जो एप्सिस होता है क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ना आपका पस फॉर्मेशन वाले बैक्टीरिया, पस फॉर्मेटिंग बैक्टीरिया उपलब्ध होते हैं, जो कि आपका पस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको कि पायोजेंस बैक्टीरिया बोला जाता है। जैसे स्टेफाइलोकोकस हो गया, आपका कोर्नी बैक्टीरियम हो गया, ये सब पस फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे सिस्ट में हमने देखा, सिस्ट में जब हम लोग डायग्नोसिस में इंसिजन देते हैं, क्रूसिएट शेप इंसिजन दिया जाता है, तो उसमें आपका स्ट्रोकुलर फ्लूइड निकलता है। हीमेटोमा में आपका क्लोटेड ब्लड या फिर सीरम निकलता है। एप्सिस में इंसिजन देने पर पस निकलता है। और ट्यूमर में जब इंसिजन देंगे, उसका डायग्नोसिस करेंगे तो उसमें ब्लड मिक्स फ्लूइड आएगा, तो उसको ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए साइन ऑफ हीट इन काउ। यहाँ पे आपका स्ट्रेस का साइन पूछा गया है कि जब एनिमल हीट में होगी तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। तो वेजाइना से म्यूकस डिस्चार्ज भी होगा, उसके बाद अदर एनिमल पे माउंटिंग करने का भी प्रयास करेगी या फिर माउंटिंग को अलाउ भी करेगी। यूट्रस टोनिसिटी, जो आप उनका यूट्रस होता है, यूट्रस क्या होता है उनमें तनाव आ जाता है। उसके साथ ही यूट्रस में साथ ही साथ जो आपका वेजाइना या फिर वल्वा रीजन होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस भी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। सभी इसमें से हीट के लक्षण है इन केस ऑफ काउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेस साइकिल। तो स्ट्रेस साइकिल का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रेस होता है आपका डाई स्ट्रेस। कितने दिनों का होता है? लगभग आपका 10 से 12 दिनों का होता है। काउ में टोटल स्ट्रेस साइकिल 21 डेज का होता है, जिसमें से हम लोग प्रो स्ट्रेस की बात करें तो आपका जो प्रो स्ट्रेस होता है, प्रो स्ट्रेस 3 से 5 दिनों का होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेस वाला जो फेस होता है, ये आपका सबसे छोटा स्टेज होता है, लगभग आपका 12 से 24 घंटे का होता है। और जो ये स्ट्रेस वाला फेज होता है, स्ट्रेस के जो मिड स्ट्रेस होता है उसी में एनिमल का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि AI किया जाता है। उसके बाद आपका थर्ड स्टेज मेट स्ट्रेस होता है। तो मेट स्ट्रेस भी आपका 3 से 5 दिनों का होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका डाई स्ट्रेस। डाई स्ट्रेस मैंने बताया 10 से 12 दिनों का होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस साइकिल 4 प्रकार के फेज होते हैं उसमें। तो उसमें जो सबसे बड़ा फेज होता है वो डाई स्ट्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज़ नोन एज मिल्क क्वीन। तो मिल्क क्वीन के नाम से सानेन को जाना जाता है, जो कि एक एग्जोटिक गोट ब्रीड है। एग्जोटिक गोट ब्रीड है सानेन। जो अगर हम लोग इसके ओरिजिन की बात करें तो सानेन कहाँ की ब्रीड है? सानेन स्विट्जरलैंड की ब्रीड है। सानेन स्विट्जरलैंड की ब्रीड है, जिसको मिल्क क्वीन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग गोट होता है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी होती है, इसीलिए सानेन को मिल्क क्वीन बोला जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड की ब्रीड है। अंगोरा आपका तुर्की की ब्रीड है और अंगोरा से होता है। अंगोरा भी फेमस होता है किसके लिए? मोहेर के लिए। बकरी में जो मोहेर प्राप्त होता है अंगोरा से प्राप्त होता है। और इसको सीप लाइक गोट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके शरीर में बाल होते हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं, इसीलिए सीप लाइक गोट भी बोला जाता है अंगोरा को। और अगर गोट लाइक सीप आता है तो नेलोर जो होता है, नेलोर जो कि सीप की ब्रीड है, उसको गोट लाइक सीप बोला जाता है। सोनाड़ी हो गया और आपका बारबरी हो गया। बारबरी कहाँ की ब्रीड है? बारबरी है इटावा का है। इटावा एंड आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश की ब्रीड है, जिसको कि बारबरी को हम लोग सिटी ब्रीड भी बोलते हैं। सिटी एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है, इसीलिए इसको सिटी ब्रीड बोला जाता है बारबरी को। तो मिल्क क्वीन सानेन को मिल्क क्वीन बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, इन विच डिसीज क्रॉस ब्रीड एनिमल शो सिम्टम ऑफ हाई फीवर। एनोरेक्सिया यानी आपका होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना पीना कम कर देती है। लेमनेस यानी होता है डिफिकल्टी इन गेट, चलने में दिक्कत होती है। एंड क्रीपीटेटिंग साउंड चरचराहट की साउंड। ब्लैक क्वार्टर जो होता है BQ, जो कि क्लोस्ट्रीडियम चिवॉय के कारण होता है। ब्लैक क्वार्टर में क्या होता है? आपका क्रीपिटेटिंग साउंड आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो संक्रमण के कारण क्या होता है, जो मसल्स होते हैं मसल्स में गैस एक्यूमुलेट हो जाता है, गैस भर जाता है। गैस भर जाने के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, और जैसे कि मसल्स को टच करेंगे तो वहाँ पे आपका चटचटाहट, जिसको क्रीपिटेटिंग साउंड बोला जाता है। तो क्रीपिटेटिंग साउंड बोला जाता है इन केस ऑफ BQ के केस में। ब्लैक क्वार्टर जो कि क्लोस्ट्रीडियम चिवॉय के कारण होता है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है ब्लैक क्वार्टर, इसको ब्लैक लेग भी बोला जाता है। HS है पास्चुलेला मल्टोप्सिरा के कारण होता है। FMD एक वायरल डिसीज़ है जो कि आपका एप्थस वायरस के कारण होता है। एंथ्रेक्स बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है, और इसका जो बैक्टीरिया होता है स्पोर फॉर्मिंग होता है, इसीलिए क्या करते हैं एंथ्रेक्स के केस में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक क्वार्टर BQ। इसको लंगड़ा बुखार भी बोला जाता है हिंदी में, ब्लैक क्वार्टर को लंगड़ा बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्टेनिंग स्मेयर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के लिए जिल नेल्सन स्टेनिंग किया जाता है। जिल नेल्सन स्टेन किया जाता है। यह एक एसिड फास्ट स्टेनिंग है। और जो आपका ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, इसलिए उसके डायग्नोसिस के लिए जिल नेल्सन स्टेनिंग का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनिमल वेलफेयर। एनिमल वेलफेयर के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला आपका दिया हुआ है CPCSEA, इसको बोला जाता है, CPC को बोला जाता है आपका तो यहाँ पे CPCSEA का फुल फॉर्म क्या होता है? कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। इसकी जो स्थापना हुई थी आपका हुआ था प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंडर में हुआ था CPCSEA का। पेटा की बात करें, पेटा क्या होता है? पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑन एनिमल। और यह जो है ये आपका लार्जेस्ट एनिमल वेलफेयर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो एनिमल के लिए सबसे बड़ी लार्जेस्ट एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। और PFA होता है, PFA को बोला जाता है आपका प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में बना हुआ था। तो ये सभी जो होते हैं सभी किसके अंडर में आते हैं? ये सभी आते हैं आपका एनिमल वेलफेयर के अंडर में आते हैं। CPCSEA कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, पेटा हो गया, और PFA सभी आपके एनिमल वेलफेयर के अंतर्गत आते हैं और इसकी स्थापना भी एनिमल वेलफेयर के अंतर्गत हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू इट शुड बी प्रिजर्व। अगर किसी टिश्यू का हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है तो उसको किस में प्रिजर्व करते हैं? 10% फॉर्मेलिन में उसको प्रिजर्व किया जाता है। 10% फॉर्मेलिन कैसे बनाते हैं? अगर आपको 1 लीटर 10% फॉर्मेलिन बनाना है तो उसके लिए आपका 900 ml वाटर उसमें लेना पड़ेगा और 100 ml उसमें आपका फॉर्मेलिन होगा। तो इसको 10% फॉर्मेलिन बोला जाता है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए 10% फॉर्मेलिन में जो टिश्यू होता है उसको प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्मोन स्टिमुलेट सर्टोली सेल टू प्रमोट स्पर्म प्रोडक्शन एंड रिलीज इनहिबिन बी एंड MIS। तो कौन सा हार्मोन होता है जो सर्टोली सेल से स्पर्म प्रोडक्शन को प्रमोट करता है? तो FSH, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है? जो आपका सर्टोली सेल होता है उससे स्पर्म प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। FSH जो होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से स्रावित होता है। LH जो होता है आपका जो लीडिंग सेल होता है, लीडिंग सेल से जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रमोट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो सर्टोली सेल को कौन प्रमोट करता है? FSH। और लीडिंग सेल को कौन प्रमोट करता है? आपका LH। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाकी यहाँ पे ऑक्सीटोसिन तो पता है आपका मिल्क लेडन हार्मोन, GnRH, जो कि हाइपोथैलेमस द्वारा सीक्रेट होता है। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन और हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि कई एग्जाम में ये पूछा गया है कि मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एट डिवॉर्मिंग एन एनिमल। तो डिवॉर्मर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? एल्बेंडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, जिंजर लैक्टेट, मोनोसेप। तो आपका जो फेनबेल्डाजोल होता है, इसके अलावा एल्बेंडाजोल हो गया, फेलबेंडाजोल हो गया, इसके अलावा आपका ऑक्सीक्लोरानाइड हो गया। तो ये सभी चीज़ों का उपयोग डिवॉर्मिंग के लिए उपयोग करते हैं। बाकी आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया, तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग करते हैं। जिंजर लैक्टेट RL जनरली फ्लूइड थेरेपी में उपयोग करते हैं। और जो RL होता है उसको यूनिवर्सल सॉल्यूशन भी बोला जाता है। मोनोसेप आपका सेप्ट्रायोक्सोन होता है, सेप्ट्रायोक्सोन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। सेप्ट्रायोक्सोन एंटीबायोटिक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्बेंडाजोल। फेलबेंडाजोल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेलबेंडाजोल को प्रेग्नेंट एनिमल को भी दिया जा सकता है डिवॉर्मर के रूप में। जो इंट्रावेनस फ्लूइड यूज इन हॉस्पिटलाइज्ड एनिमल आर, जो हॉस्पिटलाइज्ड एनिमल होते हैं उनको इंट्रावेनस फ्लूइड किसको दिया जाता है? IV के रूप में। तो NS को, और आपका डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन हो गया, साथ ही साथ जिंजर लैक्टेट RL, सभी को आपका IV के रूप में दिया जाता है, फ्लूइड थेरेपी के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। NS नॉर्मल सलाइन में आपका 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। DNS सभी ने देखा होगा, DNS का बॉटल जिसमें डेक्सट्रोज होता है और नॉर्मल सलाइन होता है।
डेक्सट्रोज जो होता है वो 5% होता है, 5%। ये D5 के नाम से भी आता है, अलग अलग बॉटल्स होते हैं जिसमें 5%, 10% हो गया। RL भी एक फ्लूइड होता है जो क्रिस्टेलॉइड फ्लूइड का एग्जांपल है। ये तीनों जो है NS हो गया, DNS हो गया, RL, ये सभी क्रिस्टेलॉइड जो फ्लूइड होते हैं उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राउंड लिगामेंट ऑफ ब्लेडर इज फॉर्म्ड बाई। जो ब्लेडर का जो राउंड लिगामेंट होता है, ब्लेडर का राउंड लिगामेंट किसके द्वारा बनता है? तो जो अम्बिलाइकल आर्टरी होता है जिसको गर्भनाल धमनी भी बोला जाता है, तो उसके द्वारा जो ब्लेडर होता है उसका राउंड लिगामेंट फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्ट्रोगेस्ट्रॉन सीक्रेटेड बाय द डिओडेनल इपिथेलियम। डिओडेनम के इपिथेलियम से एस्ट्रोगेस्ट्रॉन सीक्रेट होता है, और जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? जिसका मुख्य कार्य होता है, ये क्या करता है? जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को रोकता है, और साथ ही साथ उसके जो मोबिलिटी होता है, मोबिलिटी यानी कि आमाशय की जो गतिशीलता होता है उसको भी इनहिबिट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन, इनहिबिट मोटिलिटी ऑफ स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। अगर आपके पास दूसरा सेट है तो उसको आंसर के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा, क्योंकि इसका जो आंसर हो सकता है वही आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन नंबर, बाकी तो आंसर सेम रहेंगे। 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवर कोलिक एंड एक्सेसिव सलाइवेशन इन काउ। ऐसा कौन सा पॉइजनिंग है जिसमें कि पेट दर्द होता है, कॉलिक होता है, और साथ ही साथ एक्सेसिव सलाइवेशन भी होता है? तो यूरिया के कारण क्या होता है? आपका एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, कॉलिक जिसको बोला जाता है। साथ ही साथ आपका फ्रोथी सलाइवेशन होता है, फ्रोथी यानी कि झाग युक्त लार निकलता है अगर यूरिया टॉक्सिसिटी हो गया है तो। उस केस में यूरिया टॉक्सिसिटी या किसको बोलते हैं? जब रूमेन में इसका कंसंट्रेशन 80 mg से ज़्यादा हो जाएगा पर 100 ml, तो उसको यूरिया टॉक्सिसिटी बोलेंगे। और इन केस ऑफ ब्लड में 1 mg से ज़्यादा हो गया तो उसको यूरिया टॉक्सिसिटी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्किन एपोजिशन इन इवर्जन पैटर्न इज डन बाय विच सुचरिंग पैटर्न। त्वचा को आपस में अपवर्तन की स्थिति में टाँका लगाने से किस विधि का उपयोग करते हैं? तो उसमें तो मैट्रेस का भी उपयोग किया जाता है, क्रॉस मैट्रेस का भी उपयोग किया जाता है, और जो इंटरप्टेड होता है, इंटरप्टेड सूचर का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पे आपका सर्जरी से क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट है आपका, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। अभी जस्ट मैंने 2-3 क्वेश्चन के पहले बताया था, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 में बनाया गया था, एनिमल वेलफेयर के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ एग कंटेंट एन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। यहाँ पे आपका एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या होते हैं? जो डाइट्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट को इनहिबिट करते हैं, तो उसको एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बोला जाता है। तो जो रॉ एग होता है, रॉ एग में एविडिन नामक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है, और इसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, अगर इसके टॉक्सिसिटी को कम करना है तो उसके लिए हम लोग को बायोटिन का उपयोग किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो जो रॉ एग होता है, रॉ एग का जो एल्बुमिन होता है, जिसको कि आपका वाइट पार्ट्स भी बोला जाता है, तो रॉ एग में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के रूप में एविडिन पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 92, द बीओडी यानी कि जिसको कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? किसी भी जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो यहाँ पे एबेटॉयर पूछा गया है, एबेटॉयर में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होती है? तो वहाँ पे 1600 से लेके 2000 ppm तक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग डोमेस्टिक वेस्ट की बात करें, जो घर से कचड़े कूड़े निकलते हैं, तो उसके डीप कंपोजिशन के लिए जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो 250 से 300 ppm होता है। इन केस ऑफ स्लॉटर हाउस की बात करें, स्लॉटर हाउस या एबेटॉयर, तो उसके लिए 1600 से 2000 ppm बीओडी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रेसिंग परसेंटेज ऑफ ब्रॉयलर चिकन। तो ब्रॉयलर चिकन का ड्रेसिंग परसेंटेज आपका 65 to 70% तक होता है। तो 68 to 70% यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 68 to 70%। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन एनिमल में कौन से मेथड द्वारा ड्रग दिया जाता है? तो उसमें एनिमल में IM भी दिया जाता है। IM के अलावा बात करें तो उसमें IV रूट में भी दिया जाता है,
और सबकट रूट में भी दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है? तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पेंक्रियाज में पाया जाता है। पेंक्रियाज का जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं उसके जो जैसे बीटा सेल्स हो गया, बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है। इसके अलावा जो अल्फा सेल होता है, अल्फा सेल से आपका ग्लूकेगॉन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो इस प्रकार से आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पेंक्रियाज में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैटल स्लॉटर इज बैन इन ऑल स्टेट इंडिया एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से राज्य को छोड़कर जो कैटल काऊ का स्लॉटर है वो बैन है। तो यहाँ पे जो बंगाल होता है, बंगाल में अभी भी काऊ का कैटल का स्लॉटर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेटरी साइक्लोजेनोसिस। तो जो ऑब्लिगेटरी साइक्लोजेनोसिस होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? टीनियसिस। जैसे टीनिया सोलियम हो गया, टीनिया सेंजिनाटा हो गया। तो ये सब टीनियसिस जो होंगे ये ऑब्लिगेटरी साइक्लोजेनोसिस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेटरी साइक्लोजेनोसिस का एग्जाम्पल टीनियसिस होगा। और इकाइनोकोकस होता है, इकाइनोकोकस होता है जो नॉन ऑब्लिगेटरी साइक्लोजेनोसिस का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे पूछा रहता कि साइक्लोजेनोसिस का एग्जाम्पल कौन सा है तो यहाँ पे आपका बोथ हो जाता क्योंकि टीनियसिस और इकाइनोकोकस दोनों साइक्लोजेनोसिस के एग्जाम्पल है। बट टीनियसिस जो है वो ऑब्लिगेटरी साइक्लोजेनोसिस है और इकाइनोकोकस है वो नॉन ऑब्लिगेटरी साइक्लोजेनोसिस है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टीनियसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओव्यूलेशन इन काउ टेक प्लेस ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ स्ट्रेस। तो ओव्यूलेशन कौन से स्टेज में होता है? स्ट्रेस फेज के 12 घंटे के बाद आपका ओव्यूलेशन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेट स्ट्रेस में ओव्यूलेशन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटेंसिव सिस्टम इन पोल्ट्री हाउसिंग इंक्लूड। तो पोल्ट्री हाउसिंग के लिए पोल्ट्री हाउसिंग में कौन कौन से सिस्टम होते हैं? तो जैसे आपका फ्री रेंज सिस्टम हो गया जिसको एक्सटेंसिव सिस्टम भी बोला जाता है। इसके अलावा आपका इंटेंसिव सिस्टम होता है और एक होता है आपका सेमी इंटेंसिव सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग फ्री रेंज की बात करें तो फ्री रेंज में 250 बर्ड्स को रख सकते हैं। सेमी इंटेंसिव में आपका 750 बर्ड्स को रख सकते हैं। और जो सेमी इंटेंसिव सिस्टम होता है वो डक रेयरिंग यानी कि बतख पालन के लिए बेस्ट होता है। और जो इंटेंसिव होता है उसमें आपका डीप लिटर सिस्टम आता है और केज सिस्टम आता है। तो इसमें हम लोग ह्यूज नंबर ऑफ बर्ड्स को रख सकते हैं। इसमें भी अलग अलग केजेस होते हैं तो इतना जरूरी नहीं है। मेन है आपका इंटेंसिव सिस्टम में आपका डीप लिटर सिस्टम और केज सिस्टम दोनों में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर बोथ हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम। तो यहाँ पे आपका जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है, ऑडियो विजुअल एड्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं माइक्रोफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर तो ऑडियो वेज का हो गया, लाउड स्पीकर हो गया और एम्पलीफायर। तो यहाँ पे जो टेप रिकॉर्डर होता है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पार्ट्स नहीं होता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पार्ट्स होता है माइक्रोफोन होता है, लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर। ये कोई एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर में यहाँ पे आपका माइक लगा रहता है। तो माइक्रोफोन, इसके पीछे आपके वायर्स रहते हैं, उन वायर्स के द्वारा यहाँ पे आपका साउंड बॉक्स यानी कि जो लाउड स्पीकर होता है वो लगा होता है। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम में आपका माइक्रोफोन भी आ जाएगा, लाउड स्पीकर भी आ जाएगा, एम्पलीफायर भी हो जाएगा। लेकिन जो टेप रिकॉर्डर होता है, टेप रिकॉर्डर जो होता है वो आपका ऑडियो एड का एग्जाम्पल है। ऑडियो एड में रिकॉर्डेड टाइप, ऑडियो एड में जो रिकॉर्डेड टाइप होता है, रिकॉर्डेड टाइप ऑडियो एड होता है, तो उसका एग्जाम्पल है टेप रिकॉर्डर। तो 100 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेप रिकॉर्डर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ ABFO एग्जाम 2023 के कटअप के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग कटअप की बात करें, जनरल जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया था छत्तीसगढ़ ABFO एग्जाम 2023 का, वो काफ़ी इजी था। इजी होने के कारण कटअप आपका जो है वो काफ़ी हाई जाने वाला है। तो अगर अगर आप जनरल और OBC के अंतर्गत आते हैं तो अगर आपके मार्क्स 76 से लेकर 82 तक आ रहे हैं तो आप वो सेफ जोन में है। तो इसके अंतर्गत इसमें 1-2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, बाकी कट ऑफ यही लगभग रहेगा। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 68 से लेकर 75
मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें जो कट ऑफ यहाँ पे बताया जा रहा है वो एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं है। जैसे ही मॉडल आंसर आएगा उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसमें 2 से 4 नंबर का आपका फ़र्क हो सकता है। लेकिन अभी आप मान के चलिए कि जनरल ओबीसी में 76 to 82% और ST SC की बात करें तो 68 से 75 नंबर्स तक अगर आपके हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी अच्छा बना होगा और सभी ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इसी तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पशुपालन विभाग से संबंधित भर्ती और वेटनरी संबंधित स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, थैंक यू।